हरियाणा की सियासत में जो दर्द दो बार वीरेंद्र सिंह ने झेला, एक बार रामविलास शर्मा ने झेला, वही दर्द आज अनिल विज को भी सहना पड़ा। उस दर्द के बारे में बात करेंगे और साथ में उन नेताओं के बारे में भी बात करेंगे जो कि कल नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। किन संभावित चेहरों के नाम आगे आए हैं? 2 जाट, 2 पंजाबी, 2 ब्राह्मण, 2 बीसी, 2 एससी और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन लॉबिंग में जुटे हुए हैं? किनकी किस्मत का ताला कल खुलेगा? सबसे पहले वो दर्द की बात करते हैं। 14 मई 1991 का दिन था। राजीव गांधी फरीदाबाद में थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर वो दिल्ली अपने घर पर चले गए। उस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा, वो उनके साथ थे और साथ में थे चौधरी भजनलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों राजीव गांधी को उनकी कोठी पर छोड़ देते हैं। राजीव गांधी जब घर के अंदर जाने लग रहे होते हैं, पीछे वापस मुड़ जाते हैं वीरेंद्र सिंह डुमरखा और भजनलाल। तभी राजीव गांधी आवाज़ लगाते हैं, वीरेंद्र सिंह रुको। तो वापस चल पड़ते हैं वीरेंद्र सिंह मुड़कर राजीव गांधी की तरफ, साथ साथ में भजनलाल भी चल पड़ते हैं। राजीव गांधी कहते हैं, भजनलाल जी आप वहीं रुको, और वीरेंद्र सिंह को पास बुलाकर और राजीव गांधी उनसे पूछते हैं, क्या हरियाणा में कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिलने जा रही है? तो वीरेंद्र सिंह उत्तर देते हैं, सर पक्का हम बहुमत में आ रहे हैं। तो राजीव गांधी उन्हें कहते हैं, यदि कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिलता है तो आप हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बहुमत नहीं मिला तो फिर ये आदमी खेला कर जाएगा। उनका इशारा साथ खड़े भजनलाल की तरफ था। ये बात है 14 मई की। उसके बाद 20 मई को हरियाणा में पोलिंग होती है, लेकिन उससे अगले ही दिन 21 मई को तमिलनाडु में एक हादसे में जो बम था और आत्मघाती जो हमला हुआ था, उसमें राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। 23 मई को हरियाणा के नतीजे आते हैं। 90 में से 51 सीटें कांग्रेस की आती हैं। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और वो इस दुनिया में नहीं थे। दिल्ली दरबार में चौधरी वीरेंद्र सिंह का कोई अपना नहीं था, कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं था, और ऐसे में भजनलाल बाजी मार गए और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। यहाँ जो दर्द वीरेंद्र सिंह का था, भजनलाल के लिए मुख्यमंत्री बनने का जो प्रस्ताव था वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रखा। शमशेर सिंह सुरजेवाला भी उनके साथ थे। तो जो नेता खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार था वो प्रस्तावकों में शामिल हो गया, अनुमोदन करने वालों में शामिल हो गया। इसी तरह का दर्द वीरेंद्र सिंह ने दोबारा झेला 2005 में। 2005 में हरियाणा में कांग्रेस ने जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उसमें चौधरी भजनलाल, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा और उस समय 90 में से 67 सीटें आई। तब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भजनलाल के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, रणदीप सुरजेवाला थे, युवा नेता थे, और उन्होंने चौटाला को हराया था नरवाना से। वीरेंद्र सिंह थे, कुमारी शैलजा थी, कैप्टन अजय यादव थे। ये सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 3 जो मेन दावेदार थे उनमें वीरेंद्र सिंह, हुड्डा और भजनलाल, ये तीनों थे। लेकिन यहाँ फिर बाजी मार गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो मुख्यमंत्री की दौड़ में उन्होंने भजनलाल और वीरेंद्र सिंह डुमरखा को पछाड़ दिया। यहाँ भी जब विधायक दल की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हुड्डा के नाम का प्रस्ताव किया कलानौर की विधायिका उसमें की करतारी देवी ने, और उनका अनुमोदन किया वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने। यानी खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार दोबारा फिर उनको यहाँ अनुमोदन प्रस्तावकों में शामिल होना पड़ा। यही दर्द झेला 2014 में रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। पहली बार 90 में से 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की उसकी सरकार बनी। और उस समय जो केंद्र के मंत्री थे वेंकैया नायडू, उन्होंने रामविलास शर्मा को फ़ोन करके कहा कि आपको सीएम बनने की बधाई। घर पे मिठाइयाँ बटी, लोग बधाइयाँ देने आए हुए थे। उनके महेंद्रगढ़ आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और उस समय हरियाणा में वो दिन था 19 अक्टूबर 2014 का, जब नतीजे आए उसके बाद जब मीटिंग हुई विधायक दल की मीटिंग में केंद्र से जो 2 नेता आए थे, वेंकैया नायडू थे, केंद्रीय मंत्री थे, एक दिनेश शर्मा थे, पार्टी के उपाध्यक्ष थे। तो मीटिंग जब चल रही थी और उसमें सबको यही था कि यहाँ मैक्सिमम लोग चाह रहे थे रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। तभी वेंकैया नायडू के फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन सुनते सुनते बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी देर बात करके फिर वो अपना फ़ोन रामविलास
शर्मा को पकड़ाते हैं और उस फ़ोन पर दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो मोदी साहब रामविलास शर्मा को कहते हैं आप मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। जैसा मोदी ने कहा वैसा ही रामविलास शर्मा ने किया और उन्होंने खट्टर के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पद के लिए किया। यानी जो खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार था वही प्रस्तावक बन गया। और यही दर्द आज अनिल विज के साथ हुआ। अनिल विज ने 1 महीना पहले 15 सितंबर को ये कहा था कि मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूँ, मैं सबसे हरियाणा में सीनियर हूँ, 6 बार का विधायक हूँ, 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ और इस बार 7वीं बार फिर वो जीत कर विधानसभा में पहुँचे। लेकिन आज विधायक दल की जब मीटिंग हुई तो उसमें नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा मुख्यमंत्री पद के खुद दावेदार रहे अनिल विज ने। यानी कि जो दर्द वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने झेला, जो दर्द रामविलास शर्मा ने झेला, वही दर्द आज यहाँ पर अनिल विज को झेलना पड़ा। तो ये दर्द जो पार्टियां हैं उन नेताओं को देती हैं जो खुद मुख्यमंत्री पद के खुद दावेदार होते हैं। कितना दर्द उनको होता होगा जब वो किसी दूसरे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रखते हैं। आखिर ये जो पार्टियां हैं किसी दूसरे विधायकों से उनके नाम का प्रस्ताव क्यों नहीं करवाती? उन्हीं को ये दर्द ये पार्टियां क्यों देती हैं जो खुद उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही कहानी है, जनता के बीच में संदेश जाए कि पार्टी एक है, बड़े नेता साथ हैं, वही उनके नाम का अनुमोदन करने वाले हैं। अब बात करेंगे उन नेताओं की जो हरियाणा में मंत्री पद के दावेदार हैं। किन किन की मंत्री के लिए लॉटरी लग सकती है? 2 ब्राह्मणों को संभावना है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 2 जाट नेता होंगे, 2 पंजाबी होंगे, 2 SC होंगे और बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री हैं तो शायद एक BC चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि 2 भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के समेत 14 कुल मंत्रालय मंत्री बन सकते हैं इनमें, यानी कि एक मुख्यमंत्री हो गए, उनके अलावा 13 मंत्री बनेंगे। तो जो संभावित चेहरे हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। महाजन बिरादरी से 3 बड़े नेता हैं। विपुल गोयल हैं, फरीदाबाद से जीत कर आए हैं। 2014 में खट्टर सरकार में मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। 19 में उनकी टिकट कट गई थी, इस बार फिर वो जीते हैं। वो दावा है सावित्री जिंदल हैं, हिसार से निर्दलीय जीते, उनके बेटे नवीन जिंदल सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। और एक चौका लगाया है जीत का यहाँ पर घनश्याम सराफ ने। 2009 में जब हरियाणा में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें थी, 4 विधायक थे 2009 में, उन चारों में कृष्णपाल गुर्जर थे, घनश्याम सराफ थे, कविता जैन थी और अनिल विज थे। तो उन 4 में घनश्याम सराफ हैं। तो ये इन तीनों में से किसी 2 की लॉटरी लग सकती है। संभावना ये है कि घनश्याम सराफ और विपुल गोयल को यहाँ पर मंत्री बना जा सकता है। लेकिन निर्दलीय हैं और ये कह रहे हैं सियासी गलियारों में कि अब सरकार को 48 उसके विधायक खुद हैं बीजेपी पास, निर्दलीय की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर सावित्री जिंदल का नाम नहीं आएगा। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। वो एशिया की सबसे अमीर महिला हैं और बेटे उनके लिए पैरवी करें, शायद उनके लिए इस बार लॉटरी लग जाए। वो पहले भी हुड्डा सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री रह चुके हैं। अब बात करें पंजाबी चेहरों के बारे में। पंजाबी सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में अनिल विज हैं। अनिल विज ने जब पिछली बार नायब सैनी को मुख्यमंत्री का जब प्रस्ताव रखा गया था हरियाणा निवास में, उसमें बगावत के बाहर आ गए थे, बोले मैं इनके नीचे मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनूंगा और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री भी नहीं मानते हुए बाहर आ गए थे और उसको जो प्रस्ताव रखा था स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा। तो क्या अब वो नायब सैनी के नीचे मंत्री बनेंगे या फिर वो विधानसभा अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है? एक संभावना ये है, यदि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तो फिर 2 पंजाबी मंत्रियों की भी लॉटरी लग सकती है। उनमें इनके अलावा बात करें घनश्याम दास अरोड़ा है, यमुनानगर से जीते हैं और विनोद भ्याणा हांसी से जीते हैं और जींद से जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं यहाँ पर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन 3 में से 2 की लॉटरी लग सकती है। अभी जो 2 सबसे मजबूत हैं उनमें यहाँ पर अनिल विज और घनश्याम दास अरोड़ा, इनके नाम सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन कृष्णलाल मिड्डा भी मजबूत हैं क्योंकि जीत की हैट्रिक लगाई है, परिवार से 5वीं बार विधायक बने हैं, 2 बार उनके पिताजी इनेलो की टिकट पर रह चुके और तीसरी बार वो बीजेपी की टिकट पर विधायक बने हैं।
इसी तरह बात करें ब्राह्मण चेहरों पर, हरियाणा में 4 बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। इनमें से हम बात करें जीत की हैट्रिक लगाने वाले, यहाँ मूलचंद शर्मा हैं, बल्लभगढ़ से जीते, और नायब सैनी सरकार के 2 मंत्री जीते हैं, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा। तो इन दोनों की वापसी मंत्रिमंडल में होने की 100% संभावनाएं हैं। जो बीजेपी के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि इन दोनों की वापसी होगी। तो मूलचंद शर्मा एक चेहरा है। दूसरे की लॉटरी लग सकती है, वो है अरविंद शर्मा, गोहाना से जीते हैं। हरियाणा का जो बड़े नेता हैं, देवीलाल परिवार एक ऐसा हरियाणा में है जो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता है, जीत लेता है। उसके बाद सिर्फ एक नेता है अरविंद शर्मा, वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है। वो सोनीपत लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। करनाल से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। फिर रोहतक से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, जीत जाते हैं। अब गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। तो अरविंद शर्मा बड़ा ब्राह्मण चेहरा हरियाणा का, उनकी भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, गोहाना से जीते हैं। उनके अलावा जो 2 और नाम हैं उनमें रामकुमार गौतम है, देवेंद्र अत्री हैं, इनकी संभावनाएं काफ़ी कम हैं। उसके बाद बात करें जाट नेताओं पर, किन जाट विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। एक नाम तो लगभग पक्का है, महिपाल ढांडा, और बिल्कुल संघ से आए हुए हैं, आरएसएस के छात्र विंग से जुड़े हुए हैं। मतलब एक खांटी, जिसे हम कहें कि बीजेपी में आरएसएस में रमे हुए नेता, और जीत की हैट्रिक लगाई है। 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से पानीपत ग्रामीण हल्के से जीते हैं, और कांग्रेस के सचिन कुंडू को उन्होंने हराया है। और उनके अलावा एक और बड़ा नाम है तोशाम से श्रुति चौधरी, बंसीलाल की पोती, बड़े अंतर से अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराकर विधानसभा पहुंची हैं। पहली बार विधानसभा पहुंची हैं, सांसद रह चुकी हैं, इनका नाम है। इनके अलावा एक और नाम की चर्चाएं चल रही हैं, वो है सुनील सांगवान, दादरी से जीते। इनके पिता सतपाल सांगवान मंत्री रह चुके हैं हुड्डा सरकार में। तो सुनील सांगवान का भी नाम चल रहा है, लेकिन महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी, इन 2 के नामों की चर्चाएं ज़्यादा हैं। इसके बाद बात करें अहीर बेल्ट से आरती राव, यहाँ एक पेच ये फंसे हुआ लोग आरती राव के नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके पिता केंद्र में मंत्री हैं, शायद उनको मंत्री न बनाया जाए, ऐसा हो सकता है। उनकी जगह कोई और मंत्री बनाया जा सकता है। और उसके बाद देखते हैं किसका नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर राव नरबीर सिंह, जो कि 2014 में खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम पक्का माना जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल जरूर होंगे। और उसके बाद एससी बिरादरी से हम बात करें तो पहला नाम जो पक्का माना जा रहा है वो है नरवाना से विधायक बने कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी आरएसएस में रमे हुए हैं और आरएसएस के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं। 2014 में खट्टर सरकार में मंत्री थे, 2019 में हार गए। उसके बाद वो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी एंट्री हुई। अब आज नायब सैनी के जो मुख्यमंत्री नाम का प्रस्ताव रखने वालों में अनिल विज के साथ कृष्ण बेदी भी थे। तो कृष्ण बेदी मंत्री जरूर बनेंगे। उनके अलावा और किसका नाम आ सकता है, उनमें एक नाम है कृष्णलाल पंवार, इस राणा से विधायक बने हैं और वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। खट्टर सरकार में परिवहन मंत्रालय का काम संभाल चुके हैं। उससे पहले इनेलो में बड़े नेता होते थे, इनेलो की टिकट से भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। और इनके अलावा हम बात करें, बिमला चौधरी हैं, वो पटौदी सुरक्षित सीट से विधायक बनी हैं, वो भी मंत्री अहिरवाल बेल्ट से बन सकती हैं और राव इंद्रजीत के कोटे से उनका भी नंबर आ सकता है। और इसके अलावा हम बात करें ML रंगा को हराकर डॉक्टर किशन लाल जो विधायक बने हैं, इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। इसी तरह हम बात करें कि बीसी कैटेगरी से 2 नामों की चर्चा है। इनमें एक हरविंदर कल्याण है और एक हैं रणबीर गंगवा, बरवाड़ा से जीते हैं, पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। तो इन नामों में से लॉटरी लग सकती है मंत्री पद के लिए। आपके पास कोई सूचना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने किसी भी बात की भनक नहीं लगने देती। कोई बीजेपी में सूत्र नहीं होता, यहाँ तो फैसला ही सुनने को मिलता है। ये फैसला हो गया, खट्टर को हटाएगा, किसी को नहीं पता था। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएगा, किसी को नहीं पता था। मंत्री की लॉटरी किसकी लगेगी, ये भी किसी को नहीं पता चलेगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही पता चलेगा। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।